नमस्कार। आज 10 सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स व न्यूज़ देखेंगे। मिराज यूपीएससी में आपका स्वागत है। वीर भोग्य वसुंधरा ये हमारा लक्ष्य है। इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबसे पहले हैं डिजिटल रैप। डिजिटल रैप का मतलब क्या होता है? डिजिटल रैप का मतलब यह नहीं है कि किसी पे मोबाइल पे या इंटरनेट की सहायता से रैप किया गया है, बल्कि यहाँ पे डिजिटल का मतलब डिजिट वर्ड्स हैं। और डिजिट वर्ड्स का मतलब ये होता है कि कोई भी थंब, फिंगर, हाथ की अंगुली या अंगूठा या किसी भी बॉडी का पार्ट अगर फीमेल की बॉडी ऑर्गन्स में इंसर्ट किया जाता है या उसमें डाला जाता है, वो हम डिजिटल रैप के अंतर्गत रखते हैं। तो इन सब केसों को पहले कई बार रेप के केस में नहीं गिना जाता था और इससे लड़ने के लिए हमारे यहाँ अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे पॉक्सो एक्ट के तहत जोड़ा जाना चाहिए। यानी डिजिटल रेप अब पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी आएगा। और रेप से लड़ने के लिए जैसे कि आईपीसी का 375 सेक्शन 375 है जो रेप की कैटेगरी में आता है, और जो सेक्शन 354 है 354 यानी 354 जो कि वुमेन की गरिमा को हानि पहुंचाने को लेकर है, और जो सेक्शन 377 जो अननेचुरल ऑफेंस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नलिफाई कर दिया था। तो आर्टिकल 377 जो अननेचुरल ऑफेंस था उसे सुप्रीम कोर्ट ने नलिफाई कर दिया गया था। तो अब डिजिटल रेप के बारे में कोर्ट ने कहा है कि इसे सेक्शन 375, 385 और पॉक्सो एक्ट के तहत देखा जाना चाहिए। पॉक्सो एक्ट क्या है? पॉक्सो एक्ट 2012 और 13 यानी इसमें अलग अलग टर्म दी गई हैं। एक चीज़ दी गई है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी पेनिस हो या और कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई भी बॉडी पार्ट हो, अगर चाइल्ड की वेजिना, यूरेथ्रा, एनस, माउथ किसी भी जगह पर चाइल्ड में इंसर्ट किया जाता है तो हम उसे कहते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सेकेंड टर्म जो पॉक्सो एक्ट में इस्तेमाल की गई है वो है सेक्सुअल असॉल्ट। इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन अगर चाइल्ड को टच करता है किसी वजह से या सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से, तो है ना, सेक्सुअल ओरिएंटेशन से, तो हम उसे सेक्सुअल असॉल्ट कहेंगे। और थर्ड है सेक्सुअल हरासमेंट, यानी कि हम चाहे उसे रिमार्क से करो या गेस्चर से करो या आवाज़ से करो या लिख के करो, किसी का भी तरह से हरासमेंट हो सकता है। तो तीसरा जो है वो हरासमेंट के बारे में है। फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में भी है पॉक्सो एक्ट में। फिर एक और टर्म यूज़ करी गई है वो है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसमें कोई अधिकारी ऑफिसर यानी जो ट्रस्टवर्दी पर्सन है अगर वो रेप करता है तो उसे हम एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में रखते हैं। फिर जो है फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, इसमें क्या फ़र्क है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये होता है कि वहाँ का जो चीफ है, देश का चीफ है, वो एक मोनार्क है, मतलब वहाँ पर राजतंत्र है, वो एक राजा या रानी रहती हैं। लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्की में राजा रानी देश चलाते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में केवल नाम मात्र के राजा रानी रहते हैं, जिसके पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं रहते हैं, बल्कि एब्सोल्यूट मोनार्की में सारी पावर राजा के पास रहती हैं। तो कौन कौन से देश हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है? उसमें हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, नीदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम, स्वीडन, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान। ऐसे कई देश हैं जो इस तरह से करेंगे। तो अभी ये मैडम चली गई हैं एलिजाबेथ सेकंड, इसकी जगह अब नए रूलर आने वाले हैं, और वो नए रूलर ये भाई साहब हैं। और इन भाई
साहब का क्या नाम है, कोई बताएगा? नेक्स्ट, तो ऑपरेशन लंदन स्टार्ट हुआ, यानी जैसे एलिजाबेथ सेकेंड की डेथ हुई तो ऑपरेशन लंदन ब्रिज, ऑपरेशन लंदन ब्रिज, ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड, ऑपरेशन लायन एंड ऑपरेशन लंदन ब्रिज। तो सारी चीज़ें जब एलिजाबेथ मरी तो सारी ब्रॉडकास्टिंग के लिए था। दूसरा, ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड, यानी नया जो एम्परर आया था, नया एम्परर प्रिंस चार्ल्स थर्ड। जो ये प्रिंस चार्ल्स हैं ये बोले कि मम्मी अब मैं बैठूँगा, प्रिंस चार्ल्स बोले मम्मी अब मैं बैठूँगा, तो ये प्रिंस चार्ल्स थर्ड वाला चार्ल्स हैं तो ये बैठेगा। तो इसके लिए आया था स्प्रिंग टाइड, और एक है ऑपरेशन लायन। तो ऑपरेशन लायन में क्या है, यानी जब एलिजाबेथ सेकेंड मरी तो वो बर्मिंघम पैलेस में थी, वहाँ से इसको वेस्टमिंस्टर पैलेस में लाया जाएगा। तो ये प्रक्रिया ऑपरेशन लंदन है। और ऑपरेशन टाइड इस चार्ल्स थर्ड को बैठाने के लिए, ऑपरेशन लंदन ब्रिज जब वो मरी उसकी ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये, यानी कि सारे मैसेज सेंड कर दिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर को। और ब्रिटेन की नई प्राइम मिनिस्टर बनी हैं लिज ट्रस। क्वीन पूरे 15 देशों की चीफ हैं, यानी बहुत सारे देश हैं वो अभी भी ब्रिटेन की महारानी को अपनी क्वीन मानते हैं। तो 15 देशों में मैसेज भेजे गए। उसके बाद 38 जो कॉमनवेल्थ नेशन हैं उसमें मैसेज भेजे गए। इसी तरह जो सारी मीडिया थी, ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन थी, उन गाइडलाइन दिया गया कि आप ऐसे ऐसे कवरेज किया जाएगा। यानी जो बॉडी थी बर्मिंघम पैलेस में थी, वहाँ से वेस्टमिंस्टर पैलेस में लाई गई, इसे ऑपरेशन लायन नाम दे गए। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और दूसरा सिस्टम होता है रिपब्लिक मोनार्की। तो रिपब्लिक मोनार्की जिसमें जैसे कि इंडिया में है, यानी यहाँ पे जो चीफ रहता है वो प्रेसिडेंट रहता है, तो इसे हम कहेंगे रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। तो रिपब्लिकन डेमोक्रेसी किसे कहेंगे, जहाँ का चीफ प्रेसिडेंट रहता है और जहाँ का चीफ राजा और रानी रहते हैं उसे हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन, तो अभी क्या इश्यू है, जब शेख हसीना ब्रिटेन की प्रधानमंत्री शेख हसीना यहाँ पे मिलकर आई हैं, मोदी से मिलने आई थी। तो अभी न्यू स्पेशल हुआ है, एक तीस्ता रिवर को लेकर है, रोहिंग्या इस इश्यू को लेकर बात हुई है। ट्रेड डेफिसिट जो भारत और बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश का जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, रोहिंग्याओं का इश्यू है, तीस्ता रिवर को लेकर है। और एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, यानी कि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी सेपा, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा के बारे में बात किया गया है। तो बांग्लादेश और भारत के रिलेशन वहाँ की सरकार और आने जाने और सरकार की परिवर्तन से बदलते जाते हैं। वहाँ पर लंबे समय से दो ही प्राइम मिनिस्टर की सरकार रही हैं, एक है खालिदा जिया और दूसरी है शेख हसीना। तो जब शेख हसीना की सरकार आती है तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधर जाते हैं, लेकिन जब खालिदा जिया की सरकार आती है तो दोनों के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लेकिन 2009 के इलेक्शन, 2018 के इलेक्शन में शेख हसीना यहाँ पर जीत के आई। लेकिन बात जब होती है हमारे रिश्ते बांग्लादेश के चीन के साथ कैसे रिश्ते हैं उसके संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि चीन के साथ बांग्लादेश का बहुत सारा व्यापार होता है, परंतु हमारे पड़ोसियों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। सभी देश हमें बड़ा भाई मानते हैं, हमारे पड़ोसी के साथ एक तो ये प्रॉब्लम है कि हम अपने छोटा भाई मानते हैं, यार वो हमें बड़ा भाई मानता है, ये प्रॉब्लम है। फिर जो ये छोटे छोटे देश हैं ये भारत को एक पावरफुल नेशन या एक हेजेमोनिक की तरह देखते हैं और वह दुश्मन की तरह देखते हैं। और हमारे पड़ोसियों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसी तरह वाटर डिस्प्यूट है। तो हमने बांग्लादेश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट और वाटर डिस्प्यूट भी सुलझाने के प्रयास किए हैं।
इसके लिए हमने गंगा नदी को लेकर एग्रीमेंट किए हैं और 2015 में बॉर्डर डिस्प्यूट को भी सुलझाया गया है। फिर इतने इशू हैं, भारत में माइनॉरिटी मुस्लिम हैं और बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदू हैं, जिससे झगड़े होते रहते हैं। फिर एक रोहिंग्या के इशू हैं। फिर बांग्लादेश भारत को एक एक्सटर्नल बैलेंसर की तरह देखता है, यानी वह चाइना और भारत में बैलेंस करना चाहते हैं और फिर चाइना के पास एक बड़े सा फंड है, इसलिए वह बांग्लादेश चाइना के पक्ष में और भारत के पक्ष में तोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब इस्लामिक फंडामेंटलिज्म यानी इस्लामिक जो कट्टरवाद हैं वो बढ़ता जा रहा है। जब 1971 से पहले बांग्लादेश नहीं बना था, तब 1949 से 1951 के बीच प्रो पाकिस्तानी सेक्शन ज़्यादा था बांग्लादेश में, यानी वहाँ पर ज़्यादा वो लोग थे जो कि भारत का विरोध करते थे। तो वो लोग अभी भी हैं। जब बांग्लादेश नहीं बना, वो शेख मुजीबुर रहमान भले प्रो या ब्रो इंडिया रहें, भारत के पक्ष में रहें, लेकिन वो एक तरह से इस्लामिक आइडेंटिटी रखते हैं, यानी सेकुलर आइडेंटिटी रखते हैं, लेकिन लोग उसे इस्लामिक आइडेंटिटी की तरह देखते हैं। लेकिन जिया उर रहमान जो कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी हैं, वह चेंज करना चाहते हैं, यानी जो बंगाली नेशनलिज्म आया था मुजीबुर रहमान के समय, उसको बांग्लादेश के नेशनलिज्म में बदलना चाहते हैं, जिसकी कोर वैल्यू इस्लाम रहेगी, यानी वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही वहाँ का जो डिक्टेटरशिप आया था, बांग्लादेश का डिक्टेटरशिप जनरल इरशाद, वो भी इस्लामिक कार्ड खेलता था। वो पाकिस्तानी प्रो और चाइना प्रो था और एंटी इंडिया एक्टिविटी को बढ़ावा देता था, क्योंकि वह अपनी सीट बांग्लादेश में बचा के रहे। तब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हुए थे। फिर हम देखेंगे हमें क्यों बांग्लादेश की ज़रूरत है, क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार ये दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, क्योंकि हमें उसे ट्रांसपोर्टेशन से जोड़ना है। हमारी नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बांग्लादेश और म्यांमार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें बांग्लादेश हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वह हमारे बॉर्डर लाइन लगती हैं, उधर से रिफ्यूजी आते हैं, हमारी इकोनॉमी है, हम वहाँ पे व्यापार पर निवेश करते हैं। फिर जो हिंदू माइनॉरिटी है बांग्लादेश में, उनकी सुरक्षा की जा सके। फिर एक चाइना का इशू है, अगर हम बांग्लादेश का सपोर्ट नहीं करेंगे तो बांग्लादेश चाइना की डेप ट्रैप डिप्लोमेसी में आ सकता है। और यही बात बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम बांग्लादेश के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बांग्लादेश हमसे इंपोर्ट करता है और हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने आज तक क्या किया, यानी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो प्रॉब्लम था हमारा 2015 में सोल्व कर लिया। फिर हम बांग्लादेश को बहुत सारे लोन असिस्टेंस देते हैं, $5 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है और कई सारी कमोडिटी पर हैं। फिर डिफेंस प्रोडक्ट एग्रीमेंट है, कोऑपरेटिव एग्रीमेंट है, डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है, न्यूक्लियर सीवर को लेकर, यानी एनी सेक्टर एनी फील्ड में हम सपोर्ट कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ नेशन क्या है? जो कॉमनवेल्थ नेशन वह है, सिंपली रेफर एज द कॉमनवेल्थ इज द पॉलिटिकल एसोसिएशन 56 कंट्री, यानी कॉमनवेल्थ नेशन में टोटल 56 कंट्री हैं। उसमें 15 तो ऐसे कंट्री हैं जो एलिजाबेथ को अपनी हेड मानते हैं, है ना, अभी भी, और बाकी कॉमनवेल्थ के कंट्री हैं जो कभी कभी ब्रिटिश साम्राज्य की टेरिटरी रहे थे। प्राचीन काल में कभी कभी जो किसी ब्रिटिश साम्राज्य की टेरिटरी रहते हैं वो सब कॉमनवेल्थ नेशन के पार्ट हैं। तो एलिजाबेथ सेकंड ये कॉमनवेल्थ नेशन की हेड रहती हैं। तो अभी ये मर गई, इसकी जगह एम्परर चार्ल्स आएंगे। पूजा स्थल विशेष प्रावधान कानून 1991, ये क्या है, यानी 1947 के पहले जो मंदिर मस्जिद या किसी की भी जो स्थिति थी वो ऐसी रहेगी, उसे परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
यानी इसमें केवल अयोध्या पर फिर केस क्यों चला, क्योंकि अभी अयोध्या को इसमें नहीं जोड़ा गया था। अयोध्या एक अपवाद था जिसको बाहर रखा गया था इस एक्ट से। अब उसके बाद कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो उसकी स्थिति 1947 से पहले थी अब वही रहेगी। लेकिन जैसे वाराणसी ज्ञान महापीठ मंदिर, मथुरा में कृष्ण मंदिर, इसको लेकर कई याचिकाएं दायर लोग करना चाहते हैं और याचिका दायर करने वाले लोगों का कहना है कि आर्टिकल 32 का उल्लंघन है, क्योंकि हमें कोर्ट में जाने से रोका जा रहा है इस एक्ट के तहत। तो इस एक्ट के खिलाफ ही याचिका दायर की गई है कि यह संविधान का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट, एक एथिक्स का सवाल है कि क्या आवारा कुत्तों की प्रॉब्लम होती है तो क्या उसे मार देना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है और मुंबई और केरल की स्थानीय निकायों ने कहा कि कुत्तों को मार दिया जाए, क्योंकि वो बहुत लोगों को, जो आवारा कुत्ते हैं उनकी जनसंख्या बढ़ रही है और वो लोग काटते हैं तो लोगों की मरने की आशंका बढ़ती जाती है। उनको रेबीज का टीका लगाया जाता है। इन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेबीज का टीका कुत्तों को भी लगाया जाए और जो रोटी खिलाने वाले हैं बेचारे लोग, उनको भी ये टीका लगवाया जाए। अब उस पर सुनवाई होनी है कि क्या आवारा कुत्तों को मार देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों की सुरक्षा भी जरूरी है और पशु के अधिकार भी जरूरी है। तो लोगों की सुरक्षा और पशु के अधिकार में एक संतुलन होना चाहिए। लेकिन जब हम सोचते हैं कि क्या आवारा कुत्तों को मारा देना चाहिए, तो गांधी जी के पास एक व्यक्ति आता है कि मैंने बहुत पाप किया था, मैंने बहुत पाप। गांधी जी ने पूछा कि क्या पाप किया है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने कई कुत्तों को मरवा दिया था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, तुमने अच्छा किया। तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी होते हुए भी ऐसी बात उन्होंने क्यों कही, क्योंकि फिर उस व्यक्ति ने गांधी जी को बताया था कि वो आवारे थे और उनके लिए खाने की चीज़ें कुछ नहीं थी, वो बेचारे मर रहे थे, इसलिए उनको मरवा दिया था। तो गांधी जी ने कहा वो भूखे मरे और उस वजह से मरे, इससे अच्छा तो उनको तुमने शांति से मौत दे दी। और ये भी एक अहिंसा हुई। आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति, इसकी जो अध्यक्ष होम मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी है। तो आधिकारिक भाषा संसदीय समिति आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 का है। उसके तहत 1976 में आधिकारिक भाषा संसदीय कमेटी बनाई गई, जिसके 30 सदस्य होते हैं। उसमें से 20 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से। तो फिर संविधान का अनुच्छेद 344 तो यह था कि राजभाषा आयोग व कमीशन बिठाया जाएगा। राजभाषा आयोग और एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी 10 साल बाद। लेकिन जब आधिकारिक भाषा 63 आया उसके बाद इसको स्थायी कर दिया गया था। 1976 में कमेटी बनाई गई थी। उसी तरह जो आधिकारिक भाषा है, देश की आधिकारिक भाषा, उसे 343 आर्टिकल के तहत राजभाषा चुना गया था। जो देवनागरी लिपि की जो हिंदी है उसे देश की राजभाषा चुना गया। और इस राजभाषा अधिनियम लाया गया था 1963 में। उसके तहत जो पार्लियामेंट्री कमेटी है राजभाषा पर, वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगी, द्रौपदी मुर्मू को। राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू ने कुछ नया लॉन्च किया है। उसमें क्या है, एक है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और एक है निक्षय मित्र पोर्टल। ये निक्षय मित्र पोर्टल है और ऑलरेडी पहले भी लॉन्च हो चुका है। निक्षय पोर्टल लॉन्च हुआ है, अभी हुआ निक्षय मित्र पहल है। टीबी हारेगा जीत जीतेगा। तो टीबी कैसे होता है, बैक्टीरिया से होता है, वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये किडनी में, स्पेन में, ब्रेन में यानी स्पाइनल कार्ड में, ब्रेन में किसी को भी इंजरी कर सकता है और फेफड़ों को भी हो सकता है। इंटरनेट बंद करना क्या सरकार के कैसे कानूनी अधिकार में है और ये बार बार क्यों बंद कर रही हैं, इसको लेकर सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है कि जब इंटरनेट को शट डाउन किया जाता है तो ये एक तरह से वोलेशन है आर्टिकल 14 का, 19 का, 21 का। तो जब
टेलीकॉम एक्ट है, टेलीकॉम एक्ट के तहत रेगुलेशन है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017। ये टेलीकॉम एक्ट के तहत रेगुलेशन है और इस रेगुलेशन के तहत इंटरनेशनल शटडाउन किया जा सकता है। और सेक्शन 114 ऑफ CRPC के तहत भी इंटरनेट शटडाउन किए जाते हैं। तो आप इंटरनेट शटडाउन के पॉजिटिव और नेगेटिव आर्गूमेंट दे सकते हैं। इंटरनेट शटडाउन के पॉजिटिव आर्गूमेंट है कि इससे दंगे भड़कने की शंका कम हो जाती हैं, जो गलत चीज़ें आ रही हैं उनको रोका जा सकता है, शांति बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। नेगेटिव आर्गूमेंट, इनसे लोगों का अधिकार खत्म होता है, जो रिसर्च चल रही है वो बंद हो सकती हैं, एजुकेशन ठप हो सकता है, ये नेगेटिव आर्गूमेंट हो सकते हैं। 10वां अप्रसार सम्मेलन, भारत झुकेगा नहीं साला। तो PTBT क्या है? PTBT है पार्शियल टेस्ट बैंडिटी, यानी कि 1963 के जो आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, और ये परमाणु परीक्षण को रोका गया था, लेकिन ये जल में, वायु में और आकाश में परमाणु परीक्षण रोका गया, जमीन में परमाणु परीक्षण को नहीं रोका गया था। उसके बाद NPT लाया गया था। NPT परमाणु अप्रसारण संधि 1968, जिस पर भारत ने साइन नहीं किया। फिर इसी को इम्प्रूव करके CTBT लाया गया था, यानी व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996। उसके बाद परमाणु अप्रसार के लिए 2017 में परमाणु हथियारों पर रोक के लिए 122 देश सहमत हुए। NPT क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि कोई भी देश परमाणु हथियारों का प्रसार नहीं करेगा, नॉन प्रोलिफरेशन है, और ना ही किसी को देगा, न एक्सपोर्ट करेगा, न अब कोई बनाएगा परमाणु हथियार। फिर डिसआर्मामेंट किया जाएगा धीरे धीरे, और जो एटॉमिक एनर्जी उसका पीसफुल यूज़ किया जाएगा। लेकिन हमने NPT पर साइन नहीं किया, क्योंकि पारंपरिक परमाणु परीक्षण पर तो प्रतिबंध है, लेकिन जो प्रयोगशाला में जो हो रहा है, सिमुलेशन से जो टेस्ट चल रहा है, कंप्यूटर लैब में चल रहा है, उसको बंद नहीं किया गया था। तो ये अन्याय है। निःशस्त्रीकरण की कोई बात नहीं की गई है, ये केवल इस पर बात की गई है कि जिनने परमाणु परीक्षण कर लिए हैं वो परमाणु राष्ट्र हैं, बाकी परमाणु राष्ट्र नहीं, और वो भी जिसने 1963 से पहले परीक्षण कर लिए उसे ही परमाणु राष्ट्र कहा जाएगा, ऐसा TT में है। लेकिन इस बारे में कोई डिसाइड नहीं किया गया कि जिनके पास परमाणु अस्त्र है उसे कम कैसे किया जाए। इसमें एक देश तो वो जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, और एक वो जिनके पास है, तो वो शक्तिमान बन गए हैं एक तरह से, और जिनके पास कुछ नहीं है वो शक्तिहीन राष्ट्र बन गए हैं। फिर अगर चीन के पास परमाणु हथियार हैं, और चीन के पास हैं और पाकिस्तान के पास है, तो भारत को इस चीज़ में परमाणु रोकना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए हमें भी परमाणु नेशन का दर्जा देना चाहिए। तो आणविक टेक्नोलॉजी अगर NPT पे साइन किया जाए तो लोग वो उस चीज़ में बाधा चलेगी, क्योंकि आणविक टेक्नोलॉजी के जो शांतिपूर्ण टेस्ट चल रहे हैं, आणविक विज्ञान एनर्जी की अपार संभावनाएं हैं, वो भी नहीं हो पाएगी। अगर ये तो साइन किया गया, फिर भी 5 नेशन के पास वीटो पावर है, तो वो वीटो पावर का यूज़ करके कभी भी TDE से बाहर निकल सकते हैं और परीक्षण कर सकते हैं। तो यह भेदभावकारी नीति है, NPT में भेदभावकारी नीति है, इसलिए भारत ने NPT पर साइन नहीं किया है, ना ही CTBT पर साइन किया है। विकीपीडिया पर कौन क्या चेंज कर रहा है? जो एक क्रिकेटर था हमारा, उसके बारे में विकीपीडिया पर खालिस्तानी लिख दिया गया था। उसके बाद सरकार ने वो हटाने के लिए विकीपीडिया को नोटिस जारी किया था और उसे कंप्लाइंस किया था। तो विकीपीडिया फ्री इंटरनेट आधारित विश्वकोश है, जो 2001 में बना था। तो IT एक्ट 66A के तहत भारत सरकार ऐसे किसी भी चीज़ों को जो कि इंटरमीडिएट हैं, इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म, विकीपीडिया एक मध्यस्थ प्लेटफॉर्म है, और किसी भी मध्यस्थ प्लेटफॉर्म से किसी चीज़ को हटाने के लिए IT एक्ट 66A के तहत सरकार प्रयास करती हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि इन पर कार्रवाई से बचने के लिए IT एक्ट में
सेक्शन 79 एक सेफ हार्बर है, इसके तहत वो बच के निकल जाते हैं। उसके लिए सरकार आईटी रूल्स लेकर आई थी। जो आईटी एक्ट के तहत 2021 में आईटी रूल लाए गए थे, जिनका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट ये इंटरमीडिएट गाइडलाइन डिजिटल मीडिया कंडक्ट रूल्स 2021, जिसके तहत भी विकिपीडिया को भी कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22, जिसमें जो निकालता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी निकालता है, जिसमें जीवन प्रत्याशा जन्म के समय 67.2 है भारत की। स्कूल शिक्षा में अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष। स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष जो देखा गया है वो 6.9 वर्ष है। सकल राष्ट्रीय आय 6,590 $6,590 है भारत का सकल राष्ट्रीय आय, यानी पर कैपिटा इनकम इतना है। जेंडर इनइक्वलिटी में हम 122 नंबर पे हैं। जेंडर इनइक्वलिटी में हम कितने नंबर पे हैं? 122 नंबर पे हैं। और दुनिया में हमारी रैंक 132 नंबर पे है। पहले हमारी रैंक 130 थी, लेकिन अब 2 कम हो गई हैं, यानी 132वीं रैंक हो गई हैं। नेक्स्ट, लद्दाख में चाइना और इंडिया ने अपनी सेनाओं को पीछे खींच लिया है। अगर हम डायग्राम में देखें तो सबसे ऊपर पोजीशन पे है काराकोरम पास, जहाँ पे प्रॉब्लम हुई। काराकोरम के पास ये जो जगह है वो है डोलट और बैक ओल्डी रोड, यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। फिर वाई जंक्शन है। वाई जंक्शन के बाद गलवान वैली है, जहाँ पे पहले सेना डी एस्केलेशन हुआ था। फिर हॉट स्प्रिंग या गोगरा रीजन है, गोगरा पोस्ट हॉट स्प्रिंग, जहाँ अभी सेनाएं पीछे हटी हैं। उसके बाद है पेंगिंग शो लॉक है, और पेंगिंग शो लॉक का उत्तरी बैंक और दक्षिणी बैंक, जहाँ पे पहले डी एस्केलेशन हुआ था। नेक्स्ट, तो धन्यवाद।